बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अजीज खान साहब, ईद आपने मना ली है, आपको ईद मुबारक उस दिन नहीं कहा, आज कह देती हूँ। आप ईद भी मना रहे थे और क्या, उनकी आवाज नहीं आ रही, जरा आवाज दीजिए। अजीज खान साहब, ये जो आपने तस्वीर देखी अभी, ये तस्वीर एक तरह से एक सवाल खड़ा करती है कि बार बार आपकी पार्टी जो कहती है कि मुसलमानों पिछड़ों को बहुत सताया जा रहा है, मुसलमानों को एक डर दिखाया जाता है, आज वहीं से आपके लिए तस्वीर आई है अजीज खान साहब, खास तौर से जहां बोहरा समुदाय में नारे लग रहे हैं अब की बार 400 पार। जी सुकृता जी, सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे सारे पैनलिस्टों को, उसके साथ साथ देश के जितने भी हमारे साथी हैं, देशवासी हैं, सबको बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, आपने बेहतर बात कहा कि आज नारा मैं सुन रहा था अभी जी की बार 400 पार लोग लगा रहे हैं नारा, नो डाउट लगा रहे हैं और मुसलमान समाज बहुत खुश है क्योंकि मुसलमान समाज को बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, बिल्कुल मिली हैं, नो डाउट, हम इस बात को एडमिट कर रहे हैं। भाई, आज मुस्लिम समाज को तमाम टिकट दिया जा रहा है, राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है, कई मंत्री परिषद दे दिए गए, मंत्रिमंडल में बड़ा जगह दिया गया है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आरक्षण दे दिया गया, तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, तो मुसलमान खुश क्यों नहीं होगा? और मुसलमान तो 400 पार का नारा क्यों नहीं लगाएगा? अगर खुश है तो 400 पार का नारा लगाएगा। एक बात आप जान लीजिए सुचेता जी, ये ढोंग करने से, इवेंट मैनेज करने से कुछ नहीं बनने वाला। अगर वाकई में मुसलमानों का हित करना रहा या हित करने का मकसद रहा माननीय मोदी जी का, तो इनको करना चाहिए नहीं, बल्कि मुसलमानों के नाम पे तो इन्होंने नफरत पैदा किया है, खाई खोद दिखाई, भाई को भाई से, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दिया। आज ये हालात है। नो डाउट कि मुसलमान समाज इस देश का बहुत संभ्रांत नागरिक है, इस देश का एक कहीं ना कहीं एक सम्मानित नागरिक है, उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उसने सिर्फ क्या कहा, साहब हम कपड़ों से पहचानते हैं। एक मुस्लिम समाज कपड़ों से पहचाना जाता है? देखिए, सवाल मुस्लिम और हिंदू का नहीं है, आज हर समाज कहीं ना कहीं पीड़ित है। अभी बात संविधान। अजीज खान साहब, ये जो नारे लग रहे हैं अब की बार 400 पार, इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग्स तो नहीं हो रही हैं, खासकर उन पार्टियों में जो एमवाई समीकरण की बात कर करके सत्ता में आई है। मुझे आप कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड है, आपने कहा ये स्टेज कर रहे हैं। नहीं। अगर ये स्टेज कर रहे हैं, नहीं, ये तस्वीरें आपको तस्वीरें सही नहीं लगती, ये उनसे बुलवाया जा रहा है क्या? नहीं, मैंने सुचेता जी कहा ही नहीं, मैंने तो कहा मुस्लिम समाज खुश है, अच्छी बात है, कहना चाहिए, बिल्कुल कह रहा है, हम उसमें कोई कटाक्ष कर ही नहीं रहे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो पूरे देश का सिनेरियो है, आज चुनाव कहां पर जा रहा है, इस पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली CSDS का सर्वे आया है, सर्वे आया है, उस सर्वे में क्या निकल के आया है? उसमें निकल करके आया है कि ये चुनाव इस देश का जो सबसे बड़ी जरूरत है वो क्या है? बेरोजगारी। 27% चुनाव उस पर आधारित हो गया है, CSDS का सर्वे, आप समझिए ना। 23% महंगाई पर चुनाव बनने जा रहा है, बिगड़ने जा रहा है। और आज इन सारी स्थितियों को अगर देख ले, और उसी सर्वे में यह भी कहा गया है कि बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नहीं पहुंच रही है इस चुनाव में, वो तो मुख्य लाइन है, वो भी तो बात बताइए। ये सेलेक्टिव नहीं होगा। मेरा नहीं, सुन लीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास भी आती हूँ, उसके वापस आ रही हूँ। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखने के बाद बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके बार बार कहा जाता है कि देखिए ये मुसलमान विरोधी हैं, ये मुसलमानों के लिए प्रताड़ित करते हैं। अब ये तस्वीरें बहुत सारे सवालों पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा रही हैं, और वो भी उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही है जो ये डर दिखाते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आपके पास आ रही हूं, उन्होंने एक सर्वे का जिक्र किया है, उन्होंने कहा उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं उस सर्वे पर न जाते हुए बस ये पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री ने जब एक सभा से सीधे सीधे कह दिया कि लोकतंत्र, संविधान खत्म नहीं होने वाला है, उसी संविधान का डर दिखाकर मुसलमानों को भी डराया जाता है। क्या ट्रिपल तलाक का लाभ मुसलमान बहनों को नहीं मिल पाया? क्या स्टार्टअप इंडिया का लाभ मुसलमान युवकों को नहीं मिल पाया? सबको मिला है, और इसीलिए वो खुश हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं एक बार प्रेम कुमार जी, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, मैं एक बार एक रिएक्शन ले लूं सबसे, अगर आपकी इजाजत हो। प्रेम कुमार जी, मुझे बताइए। ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, आप जल्दी से लीजिए, फिर जाऊंगी बाकी को। देखिए सुचेता जी,
ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से लेकर सारी योजनाओं में सभी धर्मों को पूरी फैसिलिटी मिल रही, नो डाउट। हाँ। संविधान ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है, और वही संविधान जाने नहीं वाला है। आ रहा लेकिन वो संविधान बचे तब ना। वही उसी, अरे भाई मैंने यही दिखाया कि संविधान को लेकर इतनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कह दी, यही डर तो दिखाना होता है, यही तो डर दिखाना होता है अजीज खान साहब। आप लोग यही कहते हैं संविधान बचेगा तभी तो होगा संविधान, उन्होंने कहा कोई नहीं हटा सकता संविधान को। अब और क्या चाहिए, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है। अरे सुचित्रा जी, हाँ। अरे बोलने दीजिए, अरे 10 सेकंड बोले थे आप। संविधान को संविधान को बदलने की साजिश नहीं चाह रही है ये सरकार। नहीं भाई, ये साजिश क्यों है? जब देश का प्रधानमंत्री, मैं एक बार जरा दोनों पत्रकारों पर एक मिनट, मैं अवधेश जी और प्रेम कुमार जी के पास आ रही हूँ। भाई देश में प्रधानमंत्री, हालांकि मैं उस पर डिबेट आज नहीं कर रही हूं, लेकिन नौकरियों की बात आपने कही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लोग अगर नौकरियों के तरफ देख रहे हैं तो वो 1 करोड़ नौकरी है। आप लोगों ने ऐसा एक टारगेट रखा, 1 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। नंबर को लेकर तो अजीज खान साहब की पार्टी ने कुछ कहा ही नहीं अपने मैनिफेस्टो में कि कितनी नौकरियां देंगे। अजीज खान साहब, मैं इसलिए कह रही हूं 1 करोड़ नौकरी वादा तो कर दिया है, उसका रोड मैप होता है, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है वादों की झड़ी लगा दो कि कोई भी वादे में जनता फंस के बोले कि हमें तो मोदी को हटाना है, हमें तो ये पार्टी चाहिए। क्या ये हो रहा है इस वक्त अजीज खान साहब? 1 करोड़ नौकरी आपने कितनी कही है अपने मैनिफेस्टो में? मुझे क्योंकि आंकड़ा नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए सुचेता जी, हम लोग जुमलों की बात नहीं करते, हम वादे वो नहीं करते जो जुमलेबाजी हो। तो ये जुमलेबाजी 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरी के जुमलेबाजी है भाई। आप सुनिए ना, पहले बता दीजिए 1 करोड़ नौकरी जुमलेबाजी है क्या? अरे सुनिए ना, 1 करोड़ का रोड मैप तो बता दिया ना, बताया ना कि कैसे देंगे। तमाम जो बैकलॉग है वो भरे जाएंगे, तमाम नया सृजन होगा। निश्चित तौर पे 1 करोड़ देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बैकलॉग क्या 1 करोड़ है क्या अजीज खान साहब? अरे सुनिए, अब कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए आप बोल रहे बैकलॉग भरे जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है। अरे सुनिए भाई, आप अच्छा बोल लीजिए, चलिए मेरी बात सुन लो। हाँ, देखिए अगर मन में इच्छा है तो बिल्कुल दे सकते हैं। आज तमाम विभागों में तमाम नौकरियां ऐसी है जो भरी नहीं गई है, खाली जगह है। ये सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो नौकरी दे, तमाम जगह खाली है। अगर ये वाकई में सरकार चाहती, उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि करीब 70,000 वैकेंसी है सिर्फ प्राइमरी टीचर्स की। देना चाह रही सरकार? नहीं देना चाह रही है। इसलिए नहीं देना चाह रही क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले। अगर वाकई में देना चाहती, या तो पेपर लीक हो जा रहा है, सब 12-12 पर्चे लीक हो जा रहे हैं, 12-12 एग्जाम लीक हो जा रहे हैं। तो जब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं नौकरी देने की, तो वो साहब उसे क्या मांगो? वो तो जुमलेबाजी करती है कि 1 साल में हम 2 करोड़ देंगे। सच्चाई ये है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति, अगर उसको धर्म के नाम पर वोट मिल रहा है, धर्मतंत्र के नाम पर वोट मिल रहा है, तो काहे नौकरी देगी, काहे बेरोजगारी खत्म करेगी, काहे वो महंगाई खत्म करेगी? सवाल इस बात का है कि आज बीजेपी को गलतफहमी हो गई है कि देश का युवा हमारे साथ है, हम नौकरी नहीं देंगे फिर भी वो मेरे साथ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस देश में ये वाला बड़ा आरोप है भाई। वो कह रहे हैं जिसके पास नौकरी नहीं है सिद्धार्थ जी, उनके लिए ये जुमला नहीं है। वो 1 करोड़ नौकरी का वादा पर भरोसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसीलिए आपको लगता है हम नौकरी नहीं भी देंगे तब भी बीजेपी के साथ है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आप लोगों का? ये क्या एक लास्ट डिच एफर्ट है अजीज खान साहब? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस सर्वे का आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अजीज खान साहब, उसी सर्वे में यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ रहा है। आपने उसका जिक्र किया था, मैंने नहीं किया। तो इसीलिए क्या ये कोशिश है हर पार्टी की कि ये दिखाओ भाई संविधान खत्म है इसके चुनावों के बाद, इस चुनाव के बाद डिक्टेटरशिप शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप, क्या ये है? देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत हल्ला नहीं करने की जरूरत है। जो सच है सच बोलना चाहिए। आज जो परिस्थितियां बनी है 2014 से लेके अभी तक, आपको क्या एहसास होता है कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह खतरे में है, किस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह संविधान की शपथ लेने वाले लोगों को किस तरह जेल में भेजा जा रहा है, आप देख रही है ना? तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है और क्या है? 5 जजों का बेंच आता है, 5 जजों की टीम आती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के, वो कहते हैं साहब लोकतंत्र खतरे में। तो क्या समझा जाए? क्या समझा जाए? क्या हम ये ना समझे कि संविधान खतरे में है? क्या हम ये ना समझे कि तानाशाही सरकार आने वाली है? सवाल इस बात का है कि जब लोकतंत्र नहीं रहेगा,
जब तानाशाही होगी तो संविधान बदलने में कितना देर लगेगा इंसान? सर कौन सी तानाशाही है इस देश में? कौन अपनी मन की बात नहीं बोल रहा, अपने मन की बात नहीं कह रहा है? कांग्रेस मैनिफेस्टो में तो ये तक कह दिया गया कि अपने मन के कपड़े पहनने का अधिकार होगा। अरे भाई, किसको अपने मन के कपड़े पहनने और खाने का अधिकार नहीं है? मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई है। एक लास्ट 30 सेकंड से सिद्धार्थ जी जल्दी से बोल